whatever impact that corona has made in our lives, and the life will start returning back to normal. And maybe next year by the same time means in the month of last week of August, all of you will be very happy, and you must have erased the bad memories of this corona pandemic. क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, दिमाग की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि ना कोई बहुत अच्छी चीज हमारे दिमाग में बहुत समय तक लिंगर ऑन करती है, ना कोई बुरी चीज करती है, एंड वी अडेप्ट आवरसेल्व्स टू द प्रेजेंट सिनेरियो। तो ये जो आज जो हालात चल रहे हैं ये आप सब जने भूल जाएंगे, एंड यू विल लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रीनर पास्चर। तब आप लोग सब जने थर्ड ईयर में होंगे, आप लोग वेट कर रहे होंगे कि किस तरह से फोर्थ ईयर में आए और आप लोगों के कैंपस रिक्रूटमेंट्स हो जाए। तो लॉट ऑफ good things you will be looking forward to in the life next year, and I wish all of you a very best in your professional careers. So let us move on and get into the groove for the day with the kind of factors that impact the price elasticity of demand. Prior to that, we discussed at length about the 5 types of price elasticity of demand, starting from perfectly elastic to elastic, then unitary price elasticity to inelastic demand, and finally perfectly inelastic demand. So let us now try to find out the factors that are impactful on the price elasticity of demand. ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है उसको उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट या असर डालती है। द फर्स्ट एंड द foremost thing is the kind of commodity, that we talk about for the price elasticity of demand. We all know that there are 3 types of commodities or products in this universe. The first and the foremost one is the necessity product. Necessity means जिसका कि कोई तोड़ ही नहीं है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है. That is absolute must. You cannot avoid it at any cost. तो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी हमारी नेसेसिटी आइटम्स का एक हिस्सा होती हैं. ठीक है, दूध होता है वो एक नेसेसिटी होती है. तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि आप देखते हैं कि आप सोचते हैं कि भाई इसकी जगह मैं दूसरा सब्स्टिट्यूट इसका लेकर के क्या आऊँ. मैंने इसमें एक पॉलिश वर्ड यूज़ किया हुआ है. पॉलिश इज अगेन लाइक अगर आप लोग लेदर के शूज़ पहनते हैं, है ना, तो लेदर के शूज़ अगर पहनेंगे तो वो थोड़े से दिन के बाद में डर्टी हो जाते हैं, 1-2 दिन के बाद में. तो देयर आई नो मैनी पीपल एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ वो पॉलिश है. ठीक है, आई फील दैट मेरी उम्र में लोग बाग आज भी जीन्स पहनते हैं और स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं, बट मुझे ये लगता है दैट एज अ प्रोफेशनल हमको ना तो जीन्स पहननी चाहिए ना स्पोर्ट्स शूज़ पहनने चाहिए. ठीक है ना. वंस वी आर ऑन द जॉब वी हैव टू एग्जिबिट द ट्रू एंड द बेस्ट फेस ऑफ अ प्रोफेशनल. सो यू शुड ऑलवेज बी फॉर्मली ड्रेस्ड अप, है ना. ये आईटी का जो कल्चर आप जो कहते हैं ना कि जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, स्केचर्स के जूते पहनना, है ना, बरमूडा पहनना, ये आईटी कंपनीज में होता होगा. बट रियल वर्ल्ड में अगर आप कहीं और जाकर के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो यू हैव टू वियर अ वेरी फॉर्मल ड्रेस एंड यू हैव टू पुट ऑन शूज ऑफ लेदर. तो मुझे ध्यान नहीं पड़ता है कि मैं ज़िंदगी में कभी भी बाहर निकला हूँ बिना जूते को पॉलिश किए हुए. जूता पॉलिश होना चाहिए. तो इससे काफ़ी कुछ पता चलता है कि आप कितने कितने मेथोडिकल हैं अपनी लाइफ में, कितने सीरियस हैं आप, और आप प्रोफेशन को अपने जो आपकी रोज़ी रोटी है उसको आप किस तरह से लेना पसंद करते हैं. मैंने न्यूज़पेपर का जिक्र भी किया हुआ है नेसेसिटी आइटम में. नेसेसिटी आइटम में बिना इंफॉर्मेशन के, बिना कनेक्ट किए हुए दुनिया से आप कैसे जी सकते हैं. तो ये अपनी नॉलेज अपडेशन अबाउट द सराउंडिंग्स, ठीक है ना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट.
आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर इज नॉट अ नेसेसिटी। न्यूज़पेपर इज नॉट अ नेसेसिटी क्योंकि आप सब लोगों के पास में स्मार्टफोन्स हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, है ना। हर पल की खबर जो है आप ले सकते हैं, तो इट इज फाइन। बट देर इज अ वास्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विच इज नॉट मेकिंग यूज ऑफ स्मार्टफोन। हमारे जो एल्डरली लोग हैं, है ना, वो लोगों को नहीं पता है स्मार्टफोन्स को कैसे फंक्शन किया जाता है, तो वो बेचारे क्या करेंगे। या जिन लोगों के पास में मोबाइल फोन इस तरह के ये नहीं है फोन्स, वो बेचारे क्या करेंगे। तो वो न्यूज़पेपर के ज़रिए ही अपना नॉलेज अपडेशन करेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द नेसेसिटी प्रोडक्ट्स which have no substitutes, no close substitutes, the demand for such products you always find is absolutely inelastic. Means even if you raise the price of the product, the demand will not be so much impacted. If you reduce the price, then even the demand increase will not be that high. Why? Because you have to consume it and you will consume it. You have to use it and you will use it. There cannot be any sort of postponement in the usage of that particular necessity item. अगर सब्जी घर में बननी है तो बननी है। अब वो 60 रुपए किलो है चाहे 6 रुपए किलो है, आप अपने ये एडजस्ट कर लेंगे कि ये मेरे को ये वाली सब्जी लेनी है क्योंकि ये वाली सब्जी जो है रीजनेबली प्राइस्ड है। परंतु आप खरीदेंगे मार्केट में और सब्जी को खाएंगे। इट कैन नॉट बी डिलेड। आपको मिनिमम 2 मील्स देने होते हैं, 3 मील्स डिजायरेबल होते हैं। ब्रेकफास्ट करिए, लंच करिए और डिनर करिए, ठीक है ना। ये मील्स को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, कंजम्पशन करना है। अब अगर आप मिल्क पीते हैं और मिल्क का रेट अगर 2 रुपए 4 रुपए बढ़ गया पर केजी, पर लीटर, आई बेग योर पार्डन, सो दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ योर हैंड ऑफ द फैमिली कि नहीं भाई सब जने थोड़ा थोड़ा दूध पीना कम कर दो। नो, मे बी देयर विल बी अ curtailment in the other than milk usages of it, जहाँ पे कि आप दही बना लेते हैं, जहाँ पे आप छाछ बना लेते हैं, जहाँ पे आप लस्सी बना लेते हैं, जहाँ पे कुछ घरों में जो होता है वहाँ पे बटर भी बनता है, वहाँ पे घी भी बनता है, वहाँ पे योगर्ट भी बनता है, वहाँ पे खीर। सर आपकी आवाज में आ रही। जब भी जाती है तो फिर इमीडिएटली इट स्विचेस ओवर टू द जनरेटर और व्हाटएवर इट इज, और अब एक बार फिर ये जाएगी, देखना आप थोड़ी सी देर में। तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा आज डिस्ट्रप्शन रहेगा अभी इस लेक्चर के दौरान। डन है। आजकल पता नहीं जयपुर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो रहा है। कल मेरे घर में, बट वो डिस्ट्रप्शन तो डिस्ट्रप्शन ही होता है। So we were talking about the necessity item, right? So necessity items are those items where the consumption cannot be denied or postponed for a shorter or longer duration. One has to go for the consumption of the necessity item, and there is no such substitute of that, and that is why the demand of such price elasticity of demand is always inelastic in nature. That means the change in the quantity demanded will always remain lesser than that of the change in the price of that particular product. आप बढ़ाएंगे तो भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्वांटिटी में, आप घटाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है ना? सो समथिंग विच आई एम रेफरिंग टू इज दिस, द डिमांड विल बी इन इलास्टिक। प्राइस जिस प्रपोर्शन में घटेगा बढ़ेगा, उस प्रपोर्शन में क्वांटिटी डिमांडेड ना तो घटेगी ना बढ़ेगी। जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, बट वो डिमांड इतनी नहीं बढ़ेगी कि वो उस प्राइस की परसेंटेज के इक्विवेलेंट हो। जैसे मैंने यहाँ पे -10 और +40 किया है। अगर आप दाम 40% से किसी प्रोडक्ट का बढ़ा रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी में जो डिक्लाइन आ रहा है वो दैट इज जस्ट 10%, इट इज नॉट मोर देन दैट, राइट? एंड एग्जैक्टली द सेम वे, अगर प्राइस 40% से घटा रहे हैं तो डिमांड में जो इंक्रीज होएगा वो सिर्फ 10% होएगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट बाय द नेचर ऑफ कमोडिटी which is a necessity item for the consumption. Then another class of commodity is the luxury class. Luxury products आपको पता ही है, they are very expensive products, but they are not a kind of must product. They are not a kind of necessity product कि बिना इनके आप जी ही नहीं सकते हो। अगर घर के अंदर टेलीविजन नहीं है तो भाई जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाएगी, जिंदगी कैसे जिएंगे? टेलीविजन तो सांस है। या अगर घर के अंदर आपके एयर कंडीशनर नहीं लगा हुआ है तो आप कैसे जिंदगी जिएंगे, है ना? या आपके घर में अगर एक कोई बड़ा अच्छा महंगा सोफा सेट नहीं रखा हुआ है तो आप कैसे जिएंगे? अगर एक बहुत लग्जूरियस पलंग 1,00,000 1,50,000 रुपए का नहीं रखा हुआ है तो कैसे जिएंगे? ठीक है ना? फर्श के ऊपर चटाई बिछा करके भी सोया जा सकता है, जैसे कि पहले जमाने में सोते थे। इट इज नॉट दैट वेरी इम्पैक्टफुल ऑन द लाइफ। The only thing is that like people flaunt their wealth by way of having the luxurious things. रेफ्रिजरेटर 150 लीटर 200 लीटर का भी वही काम करता है जो 800 लीटर का करता है, मगर जिनको अपनी वेल्थ का डिस्प्ले करना होता है वो लोग 800 लीटर तक जाते हैं, 700 लीटर तक जाते हैं। ठीक है ना? 600 लीटर का भी रेफ्रिजरेटर साइड बाई साइड आजकल आता है। वो इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स खरीदते हैं जो जिनकी कीमत जो होती है 50-60 हज़ार रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक होती है। और एक तरफ रेफ्रिजरेटर ऐसा भी आता है जो कि आपको 10,000 11,000 में भी मिलता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स, या कारों की अपन बात करें तो कारें भी देखिए 4 लाख रुपए से शुरू होती हैं हिंदुस्तान में, है ना? कोई अंत ही नहीं है, 4 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ कितने की भी आप कार ले लीजिए। Depending upon the household income, one goes for a car which is worth 4,000 4 lakh rupees. One goes for the car which is costing 10 crore rupees. So it all fluctuates from one to another family. But we always categorize car as a luxury item. साइकिल से भी आप अपना डेस्टिनेशन ट्रैवल कर सकते हैं, सिटी के अंदर, छोटे सिटीज के अंदर, बड़े सिटीज के अंदर भी। ठीक है ना? मैं SKIT में एक फैकल्टी को देखता हूँ, वो मतलब ही सीम्स टू बी अ फिटनेस फ्री, तो वो साइकिल से आते हैं। ही लुक्स वेरी एलिगेंट ऑन साइकिल। ठीक है ना? एंड देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल हु ट्रैवल बाय कार, देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल हु ट्रैवल बाय टू व्हीलर्स। सो इट ऑल डिपेंड्स, बट ऐसा नहीं है कि साइकिल पे आपको वो डेस्टिनेशन आप कवर नहीं कर सकते, साइकिल पे भी होता है वो। परंतु what we do, we get involved in the luxurious items, and luxurious items are always very expensive, right? घर के अंदर जरूरी नहीं है कि आपके कोई बहुत बड़ा शैंडलियर लटका हो, बट कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है तो वो कहते हैं नहीं, घर के अंदर एक्सपेंसिव आइटम्स होने चाहिए, ड्राइंग रूम जो होना चाहिए वेल डेकोरेटेड होना चाहिए। सो such type of people, they get involved in the luxury, but the point here is, are they very essential that we cannot live without? The answer is no. Luxury products are not an absolute must for households. तो जहाँ पे luxury products are not deemed to be an item which is absolute must, you can very well understand that depending upon the psyche of the household, ठीक है ना, एक किसी भी परिवार में उनकी सोच के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो उस प्रोडक्ट को कब खरीदें। सो when the discounts are being offered on luxury products, they get
attracted towards the purchase. When the prices go higher, they take a decision ki let us put the program, the plan off to make the purchase of this luxury item. फॉर एन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि जब आप मार्केट में एक कार लेने के लिए जाते हैं तो आप डेफिनेटली ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको इसमें मिल रही हैं एज बेनिफिट्स टू द कस्टमर। कई बार हमको रजिस्ट्रेशन फ़ी माफ़ कर देते हैं वो लोग, कई बार नहीं, सॉरी, रजिस्ट्रेशन फ़ी कभी भी माफ़ नहीं करते हैं, इंश्योरेंस फी जो होती है वो माफ हो जाती है, वो इसमें इंक्लूड हो जाती है। ये लोग कई बार हमको डिस्काउंट्स दे देते हैं 10,000, 20,000, 15,000 रुपए का। ये लोग हमको एक्सचेंज बोनस दे देते हैं कि आप अपना कोई सा भी पुराना व्हीकल चेंज कराइए और हम आपको उसके 10,000 एक्स्ट्रा दे देंगे, ऑफ कर देंगे आपके लिए। फिर ये लोग डिस्काउंट्स देते हैं, कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स। If you are working for an organization of repute which is registered with the company, then the company would offer a discount of 3,000 to 5,000 up to 10,000 rupees to the customer. तो जब हम जाते हैं तो हम जाकर के पूछते हैं, अच्छा इसका ये बताइए एक्स शोरूम प्राइस क्या है और ऑन रोड प्राइस क्या है। अब हमको ये बताइए आप कि इसमें आप हमको अभी क्या क्या आपकी स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है ना। If the schemes are suitable to us, we prefer to make the purchase of car. If the schemes are not suitable to us, if we think that they are too less to be talked about, then what do? We put the plan of thinking of whenever the schemes will be offered at that point of time, we will go to the market and do the analysis, and accordingly we will make the purchase of a car. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हुंडई की अपनी स्कीम्स हैं, मारुति की अपनी स्कीम्स हैं, होंडा मोटर्स की अपनी स्कीम्स हैं, तो टाटा मोटर्स की अपनी स्कीम्स हैं, ठीक है। रेनो अपने अलग तरीके से कस्टमर को डील कर रहा है। तो किया और एमजी हेक्टर जो कि बिल्कुल नए एंट्रेंट है मार्केट में विद वेरी लिमिटेड वेरिएंट्स, एंड बट व्हाट वेरिएंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। किया का जो वेरिएंट है वो दैट रेंजेस फ्रॉम 14 लाख टू 20 लाख रुपीज। एग्जैक्टली द सेम एमजी हेक्टर इज आल्सो फ्रॉम समवेयर फ्रॉम 15 लाख टू 21 लाख रुपीज। तो बट दे मेक एन ऑफरिंग टू द कस्टमर कि हम लोग इतना डिस्काउंट देंगे। तो बेस्ड ऑन द डिस्काउंट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, द कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड एंड दे फाइनली गो फॉर द परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। So this is exactly what happens with the products that are categorized as luxury products. क्योंकि luxury products जो होता है ये they are not an absolute must for us. जरूरी नहीं है कि मेरे घर के बाहर कार खड़ी हो, क्यों खड़ी हो, कोई जरूरी नहीं है। क्या मैं टू व्हीलर से काम नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं स्कूटर से काम, उससे साइकिल से काम नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर के बाहर एक फोर व्हीलर हो। ये जो 21st सेंचुरी जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें हम लोगों ने इसको एक अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया है कि नहीं हमारे पास में कार होनी चाहिए। बट टिल द एंड ऑफ 20th सेंचुरी आई वेरी विविडली रिमेंबर दैट वी डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी कि हमारे पास में कार होनी चाहिए। आजकल बच्चे भी डिमांडिंग होते हैं, अपने पापा मम्मी से कहते हैं कि हमें घर के लिए एक कार चाहिए, हम लोग क्यों नहीं कार खरीदते हैं। So that kind of pressure is being exerted on parents. But trust me, purchase of a car is not an easy thing. Shelling out 4 lakh rupees from the pocket is not an easy thing. I am talking about the basic variant of Maruti, which costs around 4 lakh rupees. So 4 लाख रुपए कमाने में सालों साल लग जाते हैं, बट गंवाने के लिए आप मार्केट में जाइए और जाकर के एक एल्टो खरीद लीजिए अपने लिए, ठीक है। तो 4 लाख रुपए आपके चले गए। 5 साल के बाद में वो 4 लाख रुपए जो होते हैं आपके 60,000 70,000 रुपए हो जाते हैं, क्योंकि हर साल डेप्रिशिएशन हो रहा है। और यही इन्वेस्टमेंट अगर आप गोल्ड में करते हैं, देखिए आप, गोल्ड इज ऑल्सो नाउ लग्जरी। Per 10 grams, the gold rates are 24 karat gold rates are about 60,000 rupees.
and ornamental gold of 22 by 22 is costing around 52,000 rupees. तो 52,000 10 ग्राम के लिए ऑर्नामेंटल गोल्ड गोल्ड के, और 24 कैरेट गोल्ड के 60,000 के ऊपर, ये कोई आसान चीज नहीं है कि आप मार्केट में गए और जाकर के आपने गोल्ड खरीद लिया. बट दोज, इट इज अ लग्जरी टू हैव गोल्ड, टू परचेज गोल्ड फ्रॉम द मार्केट. बट व्हेन यू मेक एन इन्वेस्टमेंट इनटू गोल्ड, इट गिव्स यू डिविडेंड्स. इट गिव्स यू डिविडेंड्स. करीब आज से 4 या 5 साल पहले गोल्ड की रेटें क्या थी? गोल्ड की रेटें थी 16,000, 17,000, 18,000 पर 10 ग्राम्स. बट आजकल ऑर्नामेंटल गोल्ड क्या कॉस्ट कर रहा है? 52,000 रुपए. तो दैट इज द एप्रिसिएशन इन द लास्ट 5-6 years. एंड टेल मी which kind of investment can fetch you 3 times the cost that you have incurred on the purchase of that luxury item. तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट. और आप देखिएगा अभी इस वक्त गोल्ड की रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि कहीं पे भी माइनिंग नहीं हो रही है. माइनिंग नहीं हो रही है तो गोल्ड का एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है. गोल्ड का एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज पूरी दुनिया में बनी हुई है. फिर ट्रेड वॉर जो है अमेरिका चाइना की, वो बड़ी ट्रबलसम हो चुकी है. और हम अगर हिंदुस्तानी होकर के हिंदुस्तान के एंगल से सोचते हैं तो हमारा जो इंडियन रुपी है वो डॉलर के कंपैरिजन में बहुत वीक होकर के 75 रुपए के आसपास पहुंच चुका है. करीब 3 साल पहले 67 रुपीज था. $1 was equivalent to 67 Indian rupees. Now it has further gone down to 75 rupees. तो 8 रुपए का जो है, 8 रुपए से ये और मतलब डॉलर जो है और महंगा हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years. तो इन सब चीज़ों के जो जो कॉमन इम्पैक्ट पड़ रहा है गोल्ड के ऊपर, वो ये है कि गोल्ड हिंदुस्तान के अंदर बहुत महंगा होता चला जा रहा है, बहुत महंगा होता चला जा रहा है. दूसरा क्या कि सरकारी स्कीम्स कुछ इस तरह की आ रही हैं कि उन्होंने जितना भी पैसा हम लोग पहले बैंक में रखते थे, तो मुझे ध्यान है कि जब मैंने कमाना शुरू किया था समटाइम इन 1980s, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द डिपॉजिट्स, जिनको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, दे वर फैचिंग अस एन इंटरेस्ट ऑफ 15 to 16%. 15 से 16% हम लोगों को इंटरेस्ट उस जमाने में मिलता था 1980s में. ठीक है ना. वो गिर करके आज कहाँ पे आ गया है? 6%, 6.25%, 6.5%. तो जस्ट इमेजिन इन द लास्ट 35 years the fixed deposits have gone down by 10%, which is approximately 170 to 80% of the actual rate of interest that we used to get in the 1980s. तो सरकार चाहती ही नहीं है कि आप बैंक्स के अंदर अपना पैसा रखें. सरकार ऐसी स्कीम्स ला रही है. नाउ गवर्नमेंट हैज मेड इट वेरी क्लियर टू द डिपॉजिटर्स अक्रॉस द कंट्री कि आप किसी बैंक में अगर अपना पैसा रखने जा रहे हैं तो सिर्फ हम 5 लाख रुपए तक की आपकी गारंटी ले रहे हैं, उसके बाद की इस बैंक की कोई गारंटी नहीं है. और जब आप पैसा अगर 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख, करोड़ रुपए रखते हैं, ठीक है ना, तो अगर कल को बैंक बैंकरप्ट हो गया तो आपका उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की गारंटी है उस बैंक की कि वो आपको देगा. बाकी वो बैंक आपको देने के लिए बाध्य नहीं है. देयर इज नो सच कंपल्शन ऑन द बैंक टू रिटर्न बैक 1 crore rupees of yours. The bank will eat away 95 lakh rupees and the only liability will remain confined to not more than 5 lakh rupees to the individual investors. So when we talk about lot of good things about NDA, one of the worst thing that NDA has failed is on the economic front. इकोनॉमी मूव कर ही नहीं रही है एनडीए के होते हुए. और हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान, yesterday I was reading a beautiful article and somebody said that the whole country is talking about the Sushant Singh's death, and the CBI is also investigating the case.
but nobody is talking about the economy of this nation. And मैं पूरा article मैंने पढ़ा नहीं है. He said that ever since I am born, I have not seen such an economic crisis in my life. Somewhere close to 14 crore people have lost their jobs and nobody is talking about them. And yesterday World Health Organization has cautioned India कि तुम्हारे पास में ये जो 14 करोड़ लोग हैं ये 40 करोड़ हो जाएंगे और हिंदुस्तान भूखमरी से मर जाएगा. हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो भूख से मरेंगे. So that is the kind of warning that World Health Organization has given to India, and the ruling party, the central government, is absolutely unmindful. The state governments, including the Congress governments, are absolutely unmindful about the creation of jobs for the people, about ensuring that their jobs are intact. Nobody is bothered about that. Everybody is talking about जरा सा थोड़ा सा आप लीवरेज दे दीजिएगा, हिंदू मुस्लिम बात होनी शुरू हो जाती है. जरा सा आप लीवरेज दे दीजिएगा, राम जन्मभूमि की बात. अरे भाई, राम जन्मभूमि आपको रोटी थोड़ी दे रही है. हिंदू मुस्लिम लड़ाई आपको रोटी थोड़ी दे रही है. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो तभी आएगी ना जबकि आप जॉब क्रिएट करेंगे, जबकि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, जबकि पैसा मार्केट में फ्लोट करेगा. तभी तो ये होएगा. जबकि प्रोडक्शन यूनिट्स गियर अप होंगी, जबकि मार्केट में डिमांड एस्केलेट होएगी, तभी तो ही इकोनॉमी मूव करेगी. I have never heard Narendra Modi talking about how the wheels of momentum can be provided to the Indian economy. He will be always talking about कांग्रेस ने ये कर दिया, नेहरू ने ये कर दिया, इंदिरा ने ये कर दिया. अरे भाई, तुम अब ये देखो, उन्होंने जो किया बहुत बुरा किया, तुम कुछ अच्छा करके बता दो, है ना. Why are you crying over the spilled milk? कहते हैं ना, दूध गिराने के बाद में उसको फिर रोने से क्या मतलब है. अगर कुछ हो चुका है बुरा हिंदुस्तान में तो कोई बात नहीं. यू हैव टेकन अ नोट ऑफ इट. यू हैव इन्फॉर्म द पब्लिक कि उन्होंने ये गलत किया. बट व्हाट नेक्स्ट? डू समथिंग वर्थवाइल फॉर द यंगस्टर्स. Do something good for the doctors. Do something good for the engineers. Do something good for the chartered accountants. They are the wheels of the economy. Make them mobilize. Make them work. Offer them jobs. डॉक्टर्स के पास जॉब नहीं है, डॉक्टर्स अपने क्लिनिक खोल के बैठते हैं. डॉक्टर्स की हालत खराब है. बेचारा 30-35 साल की उम्र में वो पास आउट करता है अपना MCH या DM, ठीक है. फिर वो अपने 2 पैसे कमाने की सोचता है. एस्टेब्लिश करते करते जब आदमी 50-60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने का होता है, तब जा करके वो सोचता है कि हाँ भाई, अब मैंने अपने आप को थोड़ा एस्टेब्लिश किया है. इंजीनियर्स, lakhs and lakhs of engineers are jobless in the country, and then you blame the Indian education system, that Indian education system is not competitive. So who has made it incompetent? Why is it that you are not bringing in new education policies? Why are you not implementing? Why are you not making people globally acceptable? What action have you taken for the people who belong to the rural areas? मैं एक गांव के परिवेश से आता हूँ. मुझे आप अंग्रेजी में इंजीनियरिंग सिखाते हैं, मुझे आप अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स सिखाते हैं, या तो आप हिंदी अनिवार्य कर दीजिए सब जगह, है ना. मेक हिंदी कंपलसरी एवरीवेयर. ऑल द बुक्स मस्ट बी रिटन इन हिंदी. आप कहते हैं नहीं साहब, हिंदी में तो किताबें नहीं होंगी हायर एजुकेशन की, पढ़ना तो आपको अंग्रेजी में ही पड़ेगा, है ना. बट मैं गांव के परिवेश से आता हूँ और मुझे अंग्रेजी का ABC भी नहीं ढंग से आता है, और आप कहते हो कि मैं इंजीनियर बनूं. तो मैं कैसा इंजीनियर बनूंगा? चलो, मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, मेरे को क्या आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दी? क्या आपने मेरे को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सिखाई? वो नहीं सिखाई. तो these factors all put together create lot of problems for the youngsters. And then you say, according to a survey, 87% of engineers are neither employable nor deployable as per the industry standards.
We have conducted a survey and found only 13% engineers suitable to be absorbed in the private sector, in the industries. Who is responsible for all this? Only the faulty government policies. हम लोगों के बीच में एक अंतर्द्वंद चल रहा है कि हम हिंदी में प्रोफिशिएंट हो या अंग्रेजी में प्रोफिशिएंट हो। ये अंतर्द्वंद हमारे 12वीं कक्षा तक चलता है। फिर ऑल ऑफ अ सडन हमें डॉक्टरी पढ़ा दी जाती है, हमें इंजीनियरिंग पढ़ा दी जाती है, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ा दी जाती है, हमें लॉ पढ़ा दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि आप अंग्रेजी के प्रकांड पंडित बन जाइए। कैसे बन सकते हैं हम? और फिर आप अपना विजन थर्ड क्लास से थर्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हिंदुस्तान का कहता है that we want to create or we want to churn out the professionals for excellence who are globally competitive, who can take the name of India to the global markets. अरे बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो, अपनी ग्राउंड रियलिटी देखो ना। तो बहुत सारे हिंदुस्तान में इस तरह के इश्यूज हैं which need to be addressed to make people meaningfully employed and make a contribution to the economic development of the country. वो हम लोग उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम इधर उधर भटक करके और सिर्फ सिवाय पॉलिटिक्स के और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आस्क मी टू पुट एनडीए गवर्नमेंट सक्सेस ऑन इकोनॉमिक फ्रंट ऑन अ 10 पॉइंट स्केल, मैं इसको 0 पे डाल दूंगा, 0 पे डाल दूंगा। जिस रफ्तार से लोगों ने जॉब लूज की है, जिस रफ्तार से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, जिस रफ्तार से हिंदुस्तान के सारे इकोनॉमिस्ट इस कंट्री को छोड़ करके भाग गए, आज किसी को नहीं पता उर्जित पटेल कहाँ गया, आज किसी को नहीं पता अरविंद सुब्रमण्यम क्या कर रहा है, आज किसी को नहीं पता कि रघुराम राजन क्या कर रहा है। हिंदुस्तान में नोबेल लॉरिएट बैठे हुए हैं, अमर्त्य सेन बैठा हुआ है, बनर्जी बैठा हुआ है ना, मगर कोई भी जना सामने आने को तैयार नहीं है, इस गवर्नमेंट को हेल्प करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये डंडा राज चलाते हैं, ये अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। दे नीड पीपल लाइक शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई का गवर्नर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि 70,000 करोड़ रुपए इनको आरबीआई से लेकर के वो जनता में बांटना होता है या अपनी पार्टी को दे देना होता है। सो दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड लूट ऑफ द कंट्री एंड दिस नीड्स टू बी चेक्ड, दिस हैज टू बी चेक्ड। वी हैव टू create a mechanism through which there is an economic prosperity, and economic prosperity will come only when we create more and more job opportunities and we churn out। चलो मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान में अभी जॉब्स की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, बट आप लोगों को इतना कॉम्पिटेंट बना देना चाहिए कि बीटेक के बाद आपकी पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोपियन मार्केट्स, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हर जगह हिंदुस्तानी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स की तरफ देखे कि भाई आप हमारे यहाँ आइए और अपनी सर्विसेज दीजिए, ताकि आफ्टर द कंप्लीशन, आफ्टर द ग्रेजुएशन आप लोगों को स्ट्रगल नहीं करना पड़े कि 10,000, 20,000, 15,000 की नौकरी। यू थिंक दैट इंजीनियर्स डिजर्व 15,000, 20,000, 30,000 रुपीज? नो, they deserve more. They deserve their starting salary should never ever be less than 75,000 to 1 lakh rupee. But what kind of packages are being offered by Tata Consultancy and Infosys and Cognizant and Adani's and Ambani's? 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 maximum दे दिया, 40,000 दे दिया। So the pass out graduates of engineers are underpaid in this country, and ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको की एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। जिनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है उनके बारे में सोचिए। आई हैपन टू मीट, मेरे को नहीं पता था कि ये बंदा मैंने कभी किसी जमाने में पढ़ा है। ही हैपन टू बम्प विद मी एट सम प्लेस, किसी एटीएम सेंटर पे मिला तो आके उसने मुझे मेरे पैर छुए कि सर मैं सो एंड सो, तो मैं आई वाज नॉट एबल टू रिकलेक्ट। मैंने कहा आप कहाँ थे, किस इंस्टीट्यूशन में थे? देन ही टोल्ड मी कि सर मैं उसमें था, आपने मुझे ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? Now I was shocked to learn. He said, "Sir, I am preparing for the competitive examinations for the last 3 years." You are preparing for the competitive examinations for the last 3 years and you have not cleared a one. That means पिछले 3 सालों से आप जॉबलेस हैं, सिर्फ इस एंटिसिपेशन में कि आपको कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी।
आपको कोई प्राइवेट सेक्टर में किसी ने नौकरी नहीं दिया. सो दिस इज वेरी शॉकिंग. दिस इज वेरी वेरी शॉकिंग टू द नेशन कि यहाँ पे ऐसे इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे ऐसे मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है. Imagine the mindset. Imagine the thought process of such people. As of now, they must be feeling very frustrated after 3 years, after 4 years, if no job is being offered. I see. This is very very sad state of affairs. And why am I telling all of you is that please do not compromise with your academic credentials. Be the best in the business. Be the best in the business and make sure कि आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छी जॉब हिंदुस्तान दे, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी अगर आप जाएं तो आपको जॉब्स अच्छी मिले. So have that kind of acquisition of skill set and knowledge which is required globally, right? Then when we talk about the luxury products, they will be by your side. You will not think of it from the perspective of कि इसकी elasticity, जो price elasticity और demand है, इसको हम highly elastic कर दें. जब सस्ता होएगा तब खरीदेंगे, जब महंगा होएगा तो नहीं खरीदेंगे. नहीं, you should be able to get any luxurious product as and when you want. So लग्जरी प्रोडक्ट की जब मैंने बात की आपको, तो ये हिंदुस्तान में आज की तारीख में इलास्टिक कहलाता है. इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, दैट इज हाईली इलास्टिक. एंड कंफर्ट की जो कंफर्ट प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, इनकी जो इलास्टिसिटी होती है, दे आर मोर इलास्टिक इन नेचर एज कंपेयर टू नेसेसिटी प्रोडक्ट्स, एंड दे आर वेरी लेस इलास्टिक इन टर्म्स ऑफ देयर कंपैरिजन विद द लग्जरी प्रोडक्ट्स. ये मैं आप लोगों को हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहा हूँ. दुनिया में अगर आप कहीं पे भी जाएंगे ना, तो इस तरह की चीज़ों को कोई डिस्कशन करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि दुनिया के हर कोने में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है. खासतौर से दी एंटायर अमेरिका, दी एंटायर यूरोप, पीपल आर वेरी रिच. दी होल ऑफ मिडिल ईस्ट इज वेरी रिच. देयर इज नो पॉवर्टी. सो there is no price elasticity of demand sort of concept existing there. It is always inelastic. प्राइस बढ़ाओ या घटाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. जब जरूरत होएगी हम खरीद